हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर और जिसमें हम सीटेट पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी पार्ट, क्योंकि पेडागोजी सभी एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Read the following descriptions and identify the stage of moral reasoning of Kohlberg. Description: right action is defined by self-chosen ethical principle of consents that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. कॉल्बर्ग की थ्योरी को अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें 3 लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग: प्री एडोलसेंस, एडोलसेंस एंड पोस्ट एडोलसेंस। तो ये जो लेवल है ये पोस्ट एडोलसेंस की बात कर रहा है, जिसमें जो बच्चा है वो रिगार्डलेस, जिसमें जो पर्सन है वो रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट, यानी कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा लॉज को, माइंड को भी यूज़ करेगा दिस लॉ इज़ रिलेवेंट इन दिस सिचुएशन और नॉट। सो द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन नहीं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस तो प्री एडोलसेंस में ही आ जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन नहीं, ये भी नहीं। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये भी नहीं। ऑर्डर मेंटेनिंग मतलब सोशल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, जो कि एडोलसेंस पीरियड में होता है। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही। ये आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फोर्थ इज़ द राइट आंसर, कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन को फॉलो करेगा स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज। प्याजे के अकॉर्डिंग जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। जो एनिमिस्टिक थिंकिंग है वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेट में ही स्टार्ट हो जाती है, तो वो तो नहीं है कंक्रीट के लिए। एबिलिटी टू कंजर्व, हाँ बिल्कुल, ये कंजर्व करना सीख जाता है बच्चा कॉन्क्रीटिव ऑपरेशनल स्टेट में। और थर्ड इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये जो आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट में आता है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस जो है वो 4 से 5 महीने का बच्चा करता है, ये होता है। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लिए राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 2, एबिलिटी टू कंजर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Constructivists such as Jane Piaget and Lev Vygotsky view learning as acquisition of skills, नहीं। Conditioning of responses, बिल्कुल भी नहीं। Passive and repetitive process, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लर्निंग तो एक्टिव प्रोसेस है, रिपीटेटिव और पैसिव प्रोसेस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, बिल्कुल सही, कि हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चे का मीनिंगफुल होना चाहिए, वो सीख सके, और इसमें एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए बच्चों का। इज करेक्ट, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 4. Selecting and presenting stories and clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too. क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी है? प्रमोट जेंडर बायस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेंडर बायस को तो वो प्रमोट कर ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर बात करें नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, ट्रेडिशनल रोल्स नहीं। अगर ट्रेडिशनल रोल्स की बात करता तो जेंडर स्टीरियोटाइप को बता रहा था, उसको प्रमोट कर रहा था। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी, प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, बिल्कुल भी नहीं। एनकरेज स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स, बिल्कुल भी नहीं। एनकरेज नहीं कर रहा है, वो डिस्करेज कर रहा है स्टीरियोटाइप को। काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि समानता बता रहा है दोनों जेंडर के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। चाइल्ड के सोशलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? कौन कौन सी चीज़ें? मीडिया बिल्कुल करता है, स्कूल भी करता है, फैमिली भी करता है। फैमिली तो प्राइमरी एजेंसी ही है, और नेबरहुड भी प्राइमरी एजेंसी है, सेकेंडरी एजेंसी स्कूल एंड मीडिया। सो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन पक्का ही आता है। एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैरेक्टराइज्ड? कैरेक्टरिस्टिक्स: ability to detect and respond appropriately to the mood, temperament and motivation and interactions of others. तो अदर्स को मूड के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करना अदर्स के साथ,
तो वो नेचुरलिस्टिक में तो फार्मर से रिलेटेड आता है। इंट्रापर्सनल में आता है सेल्फ के इंटरेक्शन, सेल्फ की स्ट्रेंथ, सेल्फ की वीकनेस, हमारी खुद की वीकनेस। और इंटरपर्सनल में आता है बिल्कुल कि दूसरे के मूड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, उसके मोटिवेशंस, उसके टेम्परामेंट्स, इंटरेक्शंस ऑफ अदर्स, ये सारा हमारा किस में आता है? इंटरपर्सनल में। फोर्थ ऑप्शन थेरेपिस्ट, वो भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंटरपर्सनल। नाउ नेक्स्ट, which of the following should be the reasons of which of the following should be the reasons for assessment of children? To separate and label children into non-achiever, low achiever, average and high achiever, बिल्कुल नहीं, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। To improve teaching learning process in the classroom, हाँ इम्प्रूव करनी है हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीज़न फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हमें असेसमेंट क्यों करना है? व्हाट इज़ द रीजंस फॉर असेसमेंट, हमें असेसमेंट क्यों करना चाहिए? टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रंस इनटू नॉन अचीवर, लो अचीवर, एवरेज एंड हाई अचीवर, बिल्कुल नहीं। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही, हाँ इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं कि जो हम सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख भी पा रहा है या नहीं। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस इन प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि हमें देखना है कि बच्चे ने कितना सीखा, किस प्रोग्रेस से सीखा, और बच्चे के लिए ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल है भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन, to discuss the capabilities, potential, strength and challenging areas of the child with the parents, बिल्कुल सही है कि हमें डिस्कस करना चाहिए कि ये बच्चा जो है ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, ताकि पेरेंट्स भी उसके लिए हेल्पफुल हो सके। टीचर तो उसके लिए रोल प्ले करेगा ही, साथ में पेरेंट्स भी हेल्पफुल हो सके। तो आई थिंक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब हम देख लेते हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ गिवन है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, हमें डिवाइड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेबल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए सेंटर क्या है? टेक्स्ट बुक, फर्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, बिल्कुल नहीं। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, बिल्कुल सही, कि हमें हर बच्चे की क्षमता और उसके विकास पर ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट, बिल्कुल भी नहीं, हमें फिक्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल फॉलो नहीं करने, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें चेंज हो जाना है, हमें चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन देनी है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, बिल्कुल भी नहीं, एक फिक्स पैरामीटर्स को हमें फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। To understand, now question number 9, to understand individual differences in development, it is important, क्या ज़रूरी है ये समझने के लिए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग है, यूनिक है अपने आप में। टू टुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, नो, सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हम नहीं ले सकते इसमें। टू टुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल, बिल्कुल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ले सकते हैं, बट सिर्फ इन्वायरमेंट फैक्टर्स ही नहीं डिपेंड करेंगे। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, की मैच्योर हो रहा है ब्रेन, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत है। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टर एज वेल एज द इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या था और क्या इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड हुआ, इसी वजह से उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या नहीं है? इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट, बिल्कुल सही बात है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसका डेवलपमेंट रेट भी अलग अलग है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली, हाँ ये भी होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑर्डरली का मतलब यहाँ पर सेंस है कि पहले बच्चा क्रॉलिंग सीखता है, फिर चलना सीखता है, इस अकॉर्डिंग बता रहे हैं। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है कि जो विकास है वो समय के साथ धीरे धीरे होता रहता है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, बिल्कुल नहीं कि जन्म के टाइम ही डिसाइड हो जाता है कि बच्चों का डेवलपमेंट रेट क्या रहेगा, वहीं डिटरमाइंड हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा था, फाइन, और सब ऑप्शन जो थे वो सही थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, several research studies show that teachers have more overall interactions with boys than girls. अच्छा, than girls.
व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? बॉयज़ हैव मच मोर अकेडमिक कैपेबिलिटीज़ देन गर्ल। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि बॉयज़ के अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है एज रेदर देन गर्ल्स, ये तो बिल्कुल गलत है। बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। बिल्कुल जेंडर बायस ये कर रही है टीचर, क्योंकि टीचर जो है मोर इंपॉर्टेंस दे रही है बॉयज़ को रेदर देन गर्ल्स। तो बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, नो, दो बोथ आर इक्वल। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि टीचर जेंडर बायस को फॉलो कर रही है। Question number 12th. The ability to come up with original and divergent solution to a problem is a primary characteristics of, यानी कि बच्चा जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन पर भी पहुंच रहा है, साथ ही वो डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस पर पहुंच रहा है। डाइवर्जेंट मतलब ओपन एंडेड एग्जाम्पल्स। डाइवर्जेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि ओपन एंडेड सॉल्यूशंस उसके ढूंढ रहा है, बहुत डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ वो काम कर रहा है। तो इसका क्या, ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं। इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव चिल्ड्रन, येस। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबल, बिल्कुल भी नहीं। डिसेबल बच्चा थोड़ी ये सब कर पाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव चिल्ड्रन कर रहा है। बहुत सही बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। Question number 13. The instructional adaptation should a teacher make while working with students who are visually challenged? द इंस्ट्रक्शन एंड अडेप्टेशन, क्या इंस्ट्रक्शन और क्या अडेप्टेशन टीचर को लेना पड़ेगा जब जो चाइल्ड है टू फेस करते हुए जो चाइल्ड है वो विजुअली चैलेंज्ड है? तो पहला क्या है, स्पीक क्लियरली एंड यूज़ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, बिल्कुल सही। टच एंड फील मटेरियल का यूज़ करेगी क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है, वो विजुअली चैलेंज्ड है। यूज़ अ वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन देने का क्या फ़ायदा जब वो देख ही नहीं पा रहा है। और ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली, बिल्कुल भी नहीं। ओरिएंट कितना भी वो अपने आप को ओरिएंट कर ले, दिखा ले, लेकिन वो बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फोकस ऑन अ वेराइटी ऑफ रिटन टास्क, स्पेशली वर्कशीट, वर्कशीट का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि बच्चा विजुअली चैलेंज्ड है। सो आंसर नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। स्पीक क्लियरली एंड यूज लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन अ इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल में क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए कि पीयर ट्यूटरिंग हो इंक्लूसिव क्लासरूम में और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। तो शुड बी एक्टिवली डिस्करेज नहीं, शुड बी ओकेजनली यूज नो, शुड नॉट बी यूज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, एक्टिवली प्रमोटेड। सो 14th का फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. Which of the following is most important in an inclusive classroom? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन इंक्लूसिव में बिल्कुल भी नहीं, हर बच्चा अलग है इंक्लूसिव में। तो कोई स्पेशल नीड वाला है, कोई क्रिएटिव स्टूडेंट है, कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है और कोई एवरेज स्टूडेंट है। तो बिल्कुल भी नहीं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं कर सकते। प्रोमोटिव कॉम्पिटिटिव लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, बिल्कुल सही कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाया जाए, क्योंकि इसमें विजुअली चैलेंज्ड बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, गिफ्टेड बच्चे भी हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन प्लान हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following is a correctly matched pair of learner and their primary characteristics? Hearing impaired learner cannot comprehend visual information, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जब उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो वो comprehend कैसे कर लेगा? डिसलेक्सिक लर्नर, अगर डिसलेक्सिक है, लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा बी को डी पढ़ने लगता है, लिखा कुछ और होता है, पढ़ता कुछ और है। क्रिएटिव लर्नर, क्रिएटिव लर्नर क्या, हाइपर एक्टिव, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। क्रिएटिव लर्नर का तो होता है कि वो एक्टिव होता है और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अटेंशन दे सकता है, ना कि स्लो होता है, तो ये भी गलत है। अटेंशन डेफिसिट लर्नर मतलब अटेंशन नहीं दे पा रहा है। हाई मोटिवेशन, बिल्कुल भी नहीं। कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड, नहीं, तो क्रिएटिव लर्नर की बात है। और अगर हम बताएं अटेंशन डेफिसिट, तो इसके लिए तो स्लो लर्नर है। इसका मतलब क्या है, अटेंशन डेफिसिट मतलब स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क है और हाइपर एक्टिव है। तो जो राइट आंसर है वो दैट इज डिसलेक्सिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following does not result in meaningful facilitation of learning? Connecting new knowledge to the pre-existing knowledge, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा नॉट है, नॉट अ रिजल्ट। सेकेंड ऑप्शन, promoting repetition and recall,
रिकॉल करना और रिपीटिशन करना बिल्कुल भी नहीं। एनसीएफ अगर आपने पढ़ा हो तो वो बिल्कुल अगेंस्ट है कि हमने रटने पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल। बिल्कुल नॉन एग्जाम्पल्स और आसपास से रिलेटेड एग्जाम्पल्स टॉपिक से। नॉन एग्जाम्पल का मतलब वो एग्जाम्पल्स हैं जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो भी यूज़ करने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल ये भी करना चाहिए, पर क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था नॉट, तो नॉट के लिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। Now, question number 18. Which of the following would not be consistent with the constructivist environment? क्या सही नहीं है इसके लिए? स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिव मतलब बच्चा खुद से एंगेज होकर खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, और कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट वही होता है जिसमें बच्चा जो अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करता है। सेकेंड ऑप्शन, स्टूडेंट्स वर्क कोलेबरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर। बिल्कुल सही। अपनी नॉलेज, इससे भी उसकी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट होगी। अलग अगर वो कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं और बच्चा आपस में डायलॉग के थ्रू सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, टीचर एक्लिट स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलेबरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। बिल्कुल सही। उनकी प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए रिकंस्ट्रक्ट कर रही है उसकी नई नॉलेज को, उनको टॉपिक्स को भी वही डिस्कस कर रही है। तो फोर्थ ऑप्शन, टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट। एंड ऑफ द असिस्टेंट बिल्कुल गलत बता रहे हैं इसमें, और क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉट ही पूछा था कि टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजी एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या कर रही है, टीचर असेसमेंट कर रही है एट द एंड और उसी के थ्रू फीडबैक दे रही है। वो की पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे रही कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। क्वेश्चन नंबर 19, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश लर्निंग गोल्स परफॉर्मेंस गोल। बिल्कुल, टीचर को क्या सेट करने चाहिए, लर्निंग गोल सेट करने चाहिए रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल तो बाद की बात है, पहले बच्चे को आना चाहिए जो हम सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस गोल देन लर्निंग गोल बिल्कुल भी नहीं। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स एंड मार्क्स सीकिंग गोल्स बिल्कुल भी नहीं, मार्क्स पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। लर्निंग पे ही हमारा मेन मोटिव हमारा बच्चों को सिखाना है। मार्क्स सीकिंग गोल्स एंड फेलियर अवॉइडिंग गोल्स बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ question number 20. which of the following are examples of effective learning strategy? सबसे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स। बिल्कुल ये भी करना चाहिए। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं, मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एंड में आप मैप को डिज़ाइन कर दें कि इस पार्ट में हमने ये पढ़ा, फिर उसके ये एग्जाम्पल्स थे। तो एक शॉर्ट सा बच्चों का बनाया हुआ मैप, जिससे बच्चा जो है उससे रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकता है कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, बिल्कुल ये भी यूज़ करने चाहिए। एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, हाँ पीयर एक्सप्लेनिंग मतलब आपस में बच्चे एक दूसरे को एक्सप्लेन करें चीज़ों को। सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद से क्वेश्चनिंग करें। बिल्कुल सही, सभी के सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। सो ये हमें दे रखे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। 21. Which of these is an example of extensive motivation? Extensive motivation, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है extensive motivation का? I enjoyed doing my homework because it is so much fun. I learned so much when I do my homework. Doing homework makes me understand my concept better. I complete my homework because the teacher gave us mask for each assessment। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन। अगर हम एक्सटेंसिव मोटिवेशन, इंटेंसिव मोटिवेशन की यहाँ पर बात नहीं हो रही, जो तो ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स हैं वो इंटेंसिव मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है जो हमें बता रहा है एक्सटेंसिव मोटिवेशन के बारे में। सो 21 का फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, फर्स्ट इज गिव ओनली एग्जाम्पल्स, सेकेंड इज गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स का भी यूज़ करने हैं प्राइमरी क्लास में और साथ में नॉन एग्जाम्पल्स का भी यूज़ करना है। नॉन एग्जाम्पल्स हमने अभी पहले ही बताया, वो एग्जाम्पल्स जो हमारे टॉपिक से बाहर हैं थोड़े से, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे टॉपिक से। नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल, बिल्कुल गलत बात है। एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है, नॉन एग्जाम्पल का भी यूज़ करना है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 23, which of the following strategy would promote
मेकिंग इन चिल्ड्रन। फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, बिल्कुल सही, हाँ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन से बढ़ती है ये। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं। यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, यानी कि दंड देना चाहिए बच्चों को, नो नो बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24th। चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन, मतलब बच्चों की गलतियाँ या फिर भ्रांत धारणाएं जो होती हैं बच्चों की, उसके लिए क्या है। आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सिग्निफिकेंट स्टेप है। आर अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल्स टू द लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बच्चे की प्रायर नॉलेज को लेके नई नॉलेज बनानी है, ये भी प्याजे ने बोला ही था कि बच्चे को नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेज पे बनाना है, उसके लिए नया स्कीमा बनाना है। उसके बाद सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज़ आर फार इन्फीरियर दैन दैट ऑफ एडल्ट्स, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए जो सही आंसर है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25th। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज़ व्यूड एज, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में पहले ही बताया, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम या कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें बच्चा जो है अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। मिनिएचर एडल्ट हु इज़ लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज, कॉग्निशन एंड इमोशन। तबला रसा और ब्लैंक स्टेट हुज लाइफ इज़ शेप्ड एंटायरली बाय द एक्सपीरियंसेस, यानी कि बच्चा जो है वो ब्लैंक स्लेट है, उसकी लाइफ पूरी जो है एक्सपीरियंस बेस्ड है। हम ये नहीं कह सकते पूरी लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है। अ पैसिव बीइंग, नो बिल्कुल भी नहीं। एक्टिव बीइंग भी कह सकते हैं, पैसिव बीइंग बिल्कुल भी नहीं है। हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कंडीशन लगा के नहीं हम बना सकते बच्चे को। अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर है और एक इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्ट करता ही रहेगा, इन्वेस्टिगेट करता ही रहेगा। प्याज ने भी बोला था कि बच्चे जो है वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, तो वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हैं, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। अ टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, टीचर का क्या रोल रहेगा। इट्स टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं छोड़ सकते कि बच्चा कुछ भी करे, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। इज़ टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रंस वर्क ऑन देयर ओन, बिल्कुल भी नहीं। फैसिलिटेट तो करना ही पड़ेगा टीचर को, क्योंकि ऐसे तो बच्चों को छोड़ ही नहीं सकते क्लास को। और इज़ टू बी सपोर्टिव एंड मेंटर ईच ग्रुप, बिल्कुल सही, सपोर्टिव होनी चाहिए टीचर, साथ में मेंटर करना चाहिए उसे हर ग्रुप को। इज़ टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं ग्रुप्स को सपोर्ट करना है, उनको तो सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है जो ब्राइट और टैलेंटेड बच्चे हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। फर्स्ट, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, यानी कि जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो नॉट रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं, ये रिलेटेड है बल्कि। तो लर्निंग टेक प्लेस इन रिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही, कि लर्निंग और डेवलपमेंट और लर्निंग जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल ये सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू प्याजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा का जो है अपना एक्सपीरियंस जो उसने बना रखा है, आर कॉल्ड मेंटल टूल्स, बिल्कुल भी नहीं। स्कीमाज, यस स्कीमाज इज़ द राइट आंसर, कि बच्चे ने अपना एक नॉलेज बना रखा है, अपना एक स्कीमाज बना रखा है, और फिर टीचर को उसमें वर्क करना होता है और एक नया स्कीमा बनाना होता है जो कि करेक्ट होता है। यानी कि बच्चे ने अपने मिसकंसेप्शंस जो बना रखे हैं या अपनी जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रखी है वो स्कीमा बोलते हैं। ऑर्गेनाइज वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ में उसने जो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रखी है, दैट इज़ द स्कीमा ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ द चाइल्ड नॉलेज, और उसे ही हमें थोड़ा सा चेंज करना है अगर वो इनकरेक्ट है तो इमेज और मेंटल मैप्स बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29. With an appropriate question suggestion, the child understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. हाँ, शी कुड हैव रीच अलोन, यानी कि ऐसी एक्सटेंडेड नॉलेज, यानी कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस पॉइंट तक है, फार टू द पॉइंट है जहाँ तक वो खुद से कर सकता है, वो खुद से उस पॉइंट पर पहुँच सकता है। विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइटेड,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये वो हाई पॉइंट है जहाँ तक बच्चा खुद से कर सकता है, और मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक वो बच्चा खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। इक्विलिब्रेशन बिल्कुल भी नहीं, कंजर्वेशन नहीं, इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं। तो ZPD की डेफिनेशन ये ऊपर दे रखी है कि द चाइल्ड अंडरस्टैंड कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट। उस पॉइंट तक जो है वो बच्चा अपने आप सोच सकता है, सोचना समझने की शक्ति उसके अंदर है उस पॉइंट तक की। तो दैट इज़ द ZPD उसे बोलते हैं। और जहाँ तक नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। नए टॉपिक और नई स्किल सिखाने के हम स्केप फोल्डिंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेडागोजी ऑफ अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, basic mental capabilities are transformed into higher cognitive process primarily through। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो बेसिक मेंटल कैपेसिटी है, जो बेसिक मेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं किस में, हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में। किसके थ्रू, प्राइमरी रोल उसमें किसका है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल सही। सोशल इंटरेक्शन से जो है बच्चा बेसिक चीज़ों से हायर चीज़ों में पहुंच जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्ड एसोसिएशन बिल्कुल नहीं, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं। तो सोशल इंटरेक्शन इज़ द राइट आंसर। So here we have completed 30 questions of pedagogy of question paper 2019. Thank you everyone. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन।